नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है अग्निवीर टेस्ट 5 को आपका डिस्कस करेंगे। हम जो है यहां पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। हम शुरू करते हैं आपका सामान्य ज्ञान भाग 1 से। इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जो है 2024 के अंदर मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी वर्तमान में जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं यानी सीएम है वो कौन है, आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब आपको ध्यान रखना है जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है आपको। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी, ध्यान रखना है आपको, इसकी कैपिटल है भाई शिमला, ये आपको ध्यान रखना है। और शिमला ये क्या है, हिल स्टेशन भी है, आपको ध्यान रखना है। हिल स्टेशन कहाँ है, वो शिमला के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगर आपसे पूछेगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी ये बात कर रहा है आपका आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये बात कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई, तो इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी, कलकत्ता के अंदर भाई ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये हुआ था। तो आईएनसी जो आज की कांग्रेस है, सबसे पहले ये एक आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, आपको ध्यान रखना है 1885 के अंदर। तो उस समय जो है यहाँ पर आईएनसी के 72 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। तो कहाँ ये बना था आईएनसी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बना था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय मुंबई के अंदर, यानी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर ये बनाया गया था आपको। और अगर हम बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे, एक अंग्रेज थे इसके संस्थापक, यानी संस्थापक कौन थे भाई, इसको बनाने वाले कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था भाई, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसे बनाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसके संस्थापक कौन थे। और इसके पहले अध्यक्ष जब ये बनाया गया था 1885 के अंदर, तो पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो W.C. बैनर्जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी को भाई इसको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, आईएनसी का अध्यक्ष। गांधी जी भी एक बार यहाँ इसके अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है 2023 के अंदर पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा, यानी पदक तालिका में सबसे पहले कौन रहा। तो बात करते हैं ये भाई 2023 के अंदर जो है ये पहली बार इसको वही शुरू किया गया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इसके अंदर जो है हरियाणा भाई टॉप में रहा। आपको ध्यान रखना है हरियाणा स्टेट ने भाई सबसे अधिक यहाँ पर पदक हासिल करे थे। तो यानी कितने पदक जीते हरियाणा ने यहाँ पर आपका ध्यान रखना है 105 पदक के साथ जो है हरियाणा पहले स्थान पर था। इसमें जो है आपके 40 स्वर्ण, हरियाणा ने 40 स्वर्ण आपके जीते थे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं हरियाणा की कैपिटल, तो ये चंडीगढ़ है, आपको ध्यान रखनी है चंडीगढ़। और आपका पंजाब का भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ ही है। कर्नाटक की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है भाई, कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है, तो बेंगलुरु है। उसी प्रकार से तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु की कैपिटल आपका बात करते हैं तो तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की आपकी मुंबई, ये सब इनके कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2011 जनगणना में जो है भारत में बाल लिंग अनुपात क्या रहा। यानी जो बाल लिंग अनुपात था, यानी जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो ये बाल लिंग अनुपात 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में ये कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इतने ईयर के बच्चों का ये बाल लिंग अनुपात निकाला जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 जो पुरुष हैं उन पर जो है कितने महिलाएं यानी बच्चे पैदा हुए हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका बाल लिंगानुपात कहलाएगा आपका, यानी आपका 919, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जनगणना आई है 2011 के अनुसार, तो आपका सबसे पॉपुलस यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है। इसकी जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो है आपका
19 करोड़ के लगभग इसकी जनसंख्या है। सेकंड में बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या, अगर उससे पूछे आपके 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपका रहेगा भाई सिक्किम। सिक्किम स्टेट की जनसंख्या जो लगभग है 2011 के अनुसार वो थी आपकी 6 लाख के समथिंग, यानी 6 लाख कुछ इसकी जनसंख्या रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था। यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो भाई किस जो है आपका आंदोलन से जो है सबसे अधिक सपोर्ट मिला उसको। तो हम बात करते हैं आपका, तो ये मिला था खिलाफत आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। इस आंदोलन को भाई गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, ये ध्यान रखना है। और ये ईयर कब हुआ था, 1919 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो खिलाफत आंदोलन था 1919 के अंदर। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये कब शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका 1 अगस्त 1920, ये आपको ध्यान रखना है, ये था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका शुरू हुआ था भाई 1942, यानी 8 अगस्त 1942। ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि ये कब हुए थे। नमक आंदोलन 1930, ये ध्यान रखना है आपको। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था, यानी आपका 12 मार्च से ये शुरू हुआ था, आपका 12 मार्च 1930 से भाई ये आपका नमक आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। इससे पहले बता चुका हूँ कि भाई आईएनसी यानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बता चुका हूँ 1985 के अंदर। तो स्वतंत्रता यानी भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 1947 के अंदर भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो इस समय जो कांग्रेस आईएनसी है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे उस समय जेवी कृपलानी। ये ध्यान रखना है आपको, जेवी कृपलानी इस समय क्या थे भाई, अध्यक्ष थे आईएनसी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। यानी जो आपके ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, ये भी क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं आपके। तो रोजर फेडरर का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है टेनिस से। भाई ये टेनिस खेलते हैं और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये इनकी कंट्री जो है वो आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड है इनके, स्विट्जरलैंड के से बिलोंग करते हैं भाई। ये ध्यान रखना है आपको, स्विट्जरलैंड से ये आते हैं रोजर फेडरर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पंडित केलुचरण। तो जो है केलुचरण जो है महापात्र किस नाम से इनका जुड़ा हुआ है, यानी किस नृत्य से ये जुड़े हुए हैं, पंडित केलुचरण महापात्रा। तो ये है आपके भाई फेमस ओडिसी नृत्य। और ओडिसी नृत्य भाई कहाँ किया जाता है, ये उड़ीसा के अंदर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा का ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से भाई ओडिशा नृत्य जो है, ओडिसी नृत्य करते थे पंडित केलुचरण महापात्र। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं आपके। अगर हम बात करते हैं आपका कि ये भाई इनको पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था इनको, ये आपको ध्यान रखना है। ये फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं किसके, ओडिसी नृत्य के। तो इनको 1988 के अंदर जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कथक नृत्य ये आपका भाई बिरजू महाराज इससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कथक यूपी के अंदर किया जाता है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। यानी जो वंदे मातरम शब्द है इसको भाई कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लिया गया है शब्द, ये लिया गया है आपका आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक से इसको लिया गया है वंदे मातरम शब्द। ये जो आनंद मठ है ये किसने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन्होंने इसको भाई लिखा है, चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम जो ध्यान रखना है आपको, ये जो पुस्तक है आनंद मठ भाई 1882-83 के अंदर ये बीसी बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाई किस अधिवेशन में किया गया था कांग्रेस के, तो ये ध्यान रखना है आपको 1896 के अंदर। ये जो अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता के अंदर हुआ था आपका ये अधिवेशन। इसके अंदर जो है वंदे मातरम शब्द का यूज किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय, तो इसके अध्यक्ष थे आपके रहमतुल्लाह सयानी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में, अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है भाई। ये जो 12 व्यक्ति होंगे ये अपने क्षेत्र में क्या होंगे भाई,
उत्कृष्ट योगदान करने वाले होंगे। ये खेल से हो सकते हैं, ये शिक्षाविद हो सकते हैं जो पढ़ाई लिखा में, या फिर आपके जो हम कह सकते हैं चिकित्सा में जो फेमस पर्सनैलिटी है, उनको वही राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अब ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति आपके इस समय प्रेजेंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि उड़ीसा से आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका राज्यसभा। राज्यसभा जो है आपका कौन से अनुच्छेद के अंदर ये आता है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक सरला, तो सरला में आपका संसद भाई 79, रॉ से राज्यसभा तो 80, तो राज्यसभा आता है भाई अनुच्छेद 80 के अंदर, लोकसभा यानी कि 81, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के भाई अभी प्रेजेंट में कौन है आपके स्पीकर, यानी इसके जो पदेन सभापति हैं, तो आपके वो कौन होता है भाई, वो हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपके होते हैं, और उपराष्ट्रपति अभी कौन है, वो है जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। आपके ध्यान रखना है आपको, उपराष्ट्रपति आपके कौन है, जगदीप धनखड़, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भाई उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा बनाया गया। तो फतेहपुर सीकरी जो है आपका ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये ध्यान रखना है आपको, अकबर के द्वारा बनाया गया था। जो फतेहपुर सीकरी है भाई ये जो है 1572 से लेकर आपका जो ये महल बनाया गया था 1585 के बीच में बनाया गया था। ध्यान रखना है आपको, इतने सालों में ये बनकर तैयार हुआ। फतेहपुर सीकरी को भाई एक और नाम से जाना जाता है, इसको जीत का शहर, क्या कहा जाता है, इसको जीत का शहर कहा जाता है भाई। जो अकबर ने इतनी सारी लड़ाइयाँ जीती थी उनको भाई चिन्हित करने के लिए इसने क्या बनाया, फतेहपुर सीकरी, फिर इसको बाद में इसने अपनी राजधानी भी बनाई। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है। जो ओमान की खाड़ी है और लाल सागर है, ये आपको ध्यान रखना है, जो खाड़ी वाले देश हैं और लाल सागर रेड सी है, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर। ये ध्यान रखना है, इसका एकमात्र आपका महासागर है जिसका नाम किस पे पड़ा है भाई, ये भारत पर पड़ा है, यानी हिंदुस्तान पे पड़ा हुआ है, तो ये एकमात्र ओशियन है। सबसे बड़ा अगर महासागर की बात करें तो ये आपके कौन है भाई, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंद महासागर आपसे पूछेगा तो ये तीसरे नंबर का है। सेकंड नंबर पर आता है आपका अटलांटिक महासागर, ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर पे है। आर्कटिक पांचवा है, इससे पहले आपका अंटार्कटिका है। तो 5 महासागर हैं, 7 आपके महाद्वीप हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर को लगभग इसका जो एरिया है हिंद महासागर का, वो आपको ध्यान रखना है 7 करोड़ और आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है भाई। 7 करोड़ 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये आपका हिंद महासागर फैला हुआ है। अगर बात करें हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर का जो आपका गहरा पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु अगर हम बात करेंगे तो ये भाई इंडोनेशिया के अंदर है। आपका नाम इसको रखना है जावा ट्रेंच, यानी जावा ट्रेंच है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी अगर आप गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 7450 मीटर, इतना गहरा ये बिंदु है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन सा यात्री आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखना, ये गुप्त वंश का शासक था, आपका गुप्त वंश का। तो इसके समय जो है चीनी यात्री भाई कौन आया था, फाहियान, यानी एक चीनी यात्री था, ये भारत पर आया था, भारत भ्रमण पर आया था, ये ध्यान रखना है आपको, कौन आया था, आपका फाहियान। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 14, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है भाई। अटॉर्नी जनरल जो है भारत में, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति भाई अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है। और ध्यान रखना है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, क्वेश्चन आ सकता है कि अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है, आर वेंकट रमणी जी अभी क्या है, आर वेंकट रमणी जी क्या है, अभी अटॉर्नी जनरल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 16वें क्रम के क्या है, अटॉर्नी जनरल हैं, और इनकी नियुक्ति 2022 के अंदर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। पूछता है अटॉर्नी जनरल भाई का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 76। और ये अटॉर्नी जनरल करता क्या है, यह जो आपका सरकार है, सरकार के सारे केसेस कौन लड़ता है भाई। अगर आप कोई सरकार पे केस करता है तो उसको कौन हैंडल करेगा भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है आपको। सरकार के जो सारे सलाह देने का काम करता है वो सारे कौन करता है, अटॉर्नी जनरल। ये सबसे भारत सरकार के सबसे बड़े वकील के रूप में ये काम करता है, ये ध्यान रखना है। यानी ये भारत देश में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर भी अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15, ABM का पूरा नाम, यानी भाई ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये आपको ध्यान रखना है भाई, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कहता है आपका ABM, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कहता है भाई ABM कहता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये थे आपके 15 GS के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका भाग 2। इसके अंदर आपके सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसमें 15 क्वेश्चन कौन कौन से 15 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है इसमें 16वां क्वेश्चन है कि भाई किस नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसको जो है उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, तो ये है आपका जीनॉन। ये आपको ध्यान रखना है, जीनॉन का जो सिंबल है वो भी आपको ध्यान रखना है ZE। इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, अजनबी गैस, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जीनॉन की बात कर रहा है। ये सभी क्या है आपके, क्या है स्ट्रेंजर गैस की तरह ये भांति कार्य करते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि जो नोबल गैस हैं, तो नोबल गैस के अंदर आपके ध्यान रखना है ये गैसेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका आता है एक हीलियम, फिर आपके पास नियॉन, फिर आपका है आर्गन, उसी प्रकार से आपका क्रिप्टान, फिर आपका रेडान और जीनान। ये सारे गैसेस क्या आते हैं भाई आपके, ये नी है, ध्यान रखना है आपको, नियॉन। इस तरीके से ये सारे गैसेस नोबल गैस से आते हैं भाई। ये आपके भाई क्या होता है, इनके जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो फुलफिल होता है, यानी ये अक्रिय रूप में से क्या होते हैं, अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, इसीलिए उनको नोबल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है, क्यों भाई, क्यों होता है ये भारहीन, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी, जो ये रॉकेट है ये गतिहीन क्यों होता है, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर, रॉकेट पर लगने वाला बल जो है गुरुत्व बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा भाई इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने यह पता लगाया कि धारावाही तार जो चुंबक के रूप में कार्य करता है, तो ये थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये थे भाई ऑप्शन नंबर ई, यानी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा भाई किसके बारे में बताया गया था, धारावाही चुंबक जो है तार चुंबक के बारे में इन्होंने बताया था भाई, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। यानी जो इन्वेंटर रहे हैं उनको भी आपने पढ़ना है भाई, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19, मसूड़ों में होने वाली बीमारी। तो बीमारी से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा भाई, इससे भी कौन कौन से भाई शरीर में जो बीमारियां होती हैं किसके कारण होते हैं, तो ये होता है विटामिन सी के कारण, स्कर्वी के कारण। ये ध्यान रखना है आपको, स्कर्वी के कारण जो है मसूड़ों में जब सूजन आती है आपकी, ये ध्यान रखना है आपको। और विटामिन सी किसका भाई, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ का की होती है, तो इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको कहा जाता है ऊष्माधारिता, यानी इसको क्या बोला जाता है ऊष्माधारिता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21, पहाड़ों पर दाल देर में गलती है, क्यों गलती है भाई पहाड़ों पर, यानी जो ऊंचाई वाले जो एरिया है यहाँ पर दाल जो है देर में क्यों गलती है, इसकी बात करते हैं। तो वायु दाब कम रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं तो वायु दाब में क्या होता है कमी, यानी जो आपके ऊंचाई पर जो है खाना देर में क्यों पकता है भाई, यानी यहाँ पर अगर जैसे हम हिल एरिया में जाते हैं ऊपर को, तो यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल जो दाल होगी वो दाल यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा समय लेती है, क्यों लेती है, वायु दाब कम हो जाता है, क्योंकि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो दाब यानी प्रेशर जो होता है वो आपका धीरे धीरे क्या होता है कम होता जाता है, जिससे जो है आपका पहाड़ों पर दाल क्या होती है भाई देर में गलती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है भाई, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत अगर ये पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा, यानी जो आपको सन से जो ऊर्जा मिलती है ये जो है गैर पारंपरिक यानी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है भाई, ये रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल इसको बोलते हैं हम, यानी भाई सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वही क्या कहलाती है आपकी गैर पारंपरिक ऊर्जा। ये सारे जो ऊर्जाएं हैं ये एक बार नष्ट हो जाती हैं तो फिर ये हमको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपका भाई आपका क्रिएट दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, यानी जो 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान में वृद्धि के लिए भाई आवश्यक ऊर्जा है उसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है आपका कैलोरी, ये आपको ध्यान रखना है, कैलोरी इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल, विजातीय जो आवेश हैं इनके मध्य कौन सा बल लगता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कूलाम्ब का आकर्षण बल लगता है,
यानी जो विजातीय आवेश होते हैं भाई, किसी भी पार्टिकल के ऊपर आपके पास क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये आपका एक पॉजिटिव सिरा होगा, एक नेगेटिव सिरा होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में क्या करेंगे, आकर्षण पैदा करेंगे। तो इसी को कहा जाता है कूलाम का आकर्षण बल। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य द्वारा स्वयं संश्लेषित विटामिन कौन सा है। स्वयं संश्लेषित मतलब होता है स्वयं जो है विटामिन वो बनाता है शरीर, आपका शरीर। तो यानी मनुष्य के अंदर जो है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी जो है, आप जब सुबह जो है आप धूप लेते हैं, यानी जो सुबह की धूप होती है उसमें विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में होता है। जो आपकी त्वचा होती है, मानव की त्वचा, वो खुद क्या करती है, आपका विटामिन डी का क्या करती है, संश्लेषण करती है। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन डी का संश्लेषण करती है आपकी त्वचा, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल यानी आंखें कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के, ये भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग यानी जनन क्षमता में आपका कमी जो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक रंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, ये रेड, लाल और आपका नीला और आपका हरा, एच फॉर हरा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, यही प्राथमिक रंग है तीन, ये तीन प्राथमिक रंग हैं। इन्हीं से आपके बाकी जो रंग बने हैं वो इनसे क्रिएट करके बनाए गए हैं। जो पीला है, आपका सफ़ेद है, इन तीनों रंगों से मिलकर जो है बाकी रंगों का निर्माण किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये है आपके प्राथमिक रंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर क्या है। एक एक्यूपंक्चर जो ये आपका वर्ड है, ये है क्या। तो ये हम बात करते हैं, ये है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सुइयों के माध्यम से जो उपचार विधि है, ये एक चीनी पद्धति के द्वारा, भाई चीनी यानी चीन के लोगों के द्वारा ये क्या किया था, एक औषधि था आपका। ये इसमें क्या किया जाता है आपका, यानी जो एक्यूपंक्चर होता है, इसमें जो है आपके बॉडी के ऊपर जो है छोटे छोटे जैसे क्या होते हैं, जहां पर आपका दर्द हो रहा है वहां पर आपके सुइयां आपकी चुभाई जाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, बॉडी पे वहां पर इसको टारगेट किया जाता है, तो इसी को बोला जाता है एक्यूपंक्चर। यानी दर्द या फिर आपकी जो बीमारियां हैं उसको राहत दिलाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। जो चिकित्सक होते हैं इसमें, वो आपकी त्वचा में क्या करते हैं, कई एक्वी पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पर वो क्या करते हैं, स्टील की पतली पतली ये क्या होते हैं, इनको क्या करते हैं, वो सुइयां चुभाते हैं वहां पर, जिससे आपको भाई क्या मिलता है, दर्द से फिर राहत मिलती है। तो एक प्रकार की उपचार विधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जल में चलने वाली जो अपेक्षा भाप से जलने, यानी जलने की अपेक्षा भाप से जलने में क्या होता है भाई, अधिक खतरनाक होता है। यानी अगर आप जल में, यहाँ पे पानी अगर आपका होगा, अगर गर्म जल होगा आपका, तो गर्म जल में आप जो उंगली डालोगे तो आपको कम नुकसान होगा, उसके अपेक्षा जो इसमें भाप जो बन रहा है, जो भाप से आप ज़्यादा जल पाओगे। भाप जो है बहुत ज़्यादा अधिक ऊष्मा उसके अंदर होती है। भाप के अंदर ध्यान रखना, गुप्त ऊष्मा, यानी जो भाप होता है, भाप के अंदर क्या होती है भाई, गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, यानी गुप्त ऊष्मा होती है जो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चूहों के विष का रासायनिक नाम। यानी जो चूहा है, चूहे मारने की दवा है, उसको क्या कहा था, इसको कहा था भाई जिंक फॉस्फाइड, यानी ZN3P आपका 2। ये आपको ध्यान रखना है, ZNP। ये जो आपका जिंक फॉस्फाइड है, ये चूहे मारने की दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा की इकाई। विद्युत धारा की इकाई क्या है भाई, आपको ध्यान रखना है। वैसे हम बात करते हैं विद्युत धारा की इकाई जो है वो आपकी क्या है, ये है आपका कूलाम पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका रहेगा भाई क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका भाग 3 होगा। इसमें भी आपके भाई गणित के कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन है। तो गणित के जो 15 क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है गणित का भाई 31वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, x + y = 4, यानी x + y की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x² - y² की वैल्यू 8 है। तो पूछ रहा है x - y कितना होगा। अगर आपको पता होगा कि x² - y² बराबर क्या होता है, तो एक बार x + y, इनको भाई मल्टीप्लाई किया जाता है, एक बार x - y। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या बनता है, x² - y²। अब आपको ये दे रखा है x² - y² बराबर कितना है, 8। तो इस इक्वेशन में इधर 8 रखेंगे आप इसकी जगह, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, और आपका x + y, ये दिख रहा है आपको x + y ये है, तो x + y 4 है,
और आपका इनटू ये है x माइनस वाई, क्योंकि ये निकालना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। तो ये 4 आपका नीचे जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है, तो कितना आएगा 8/4 यानी 2। तो ये आएगा भाई इधर क्या बनेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना आया 2, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये अलजेब्रिक फॉर्मूले आपका है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32। एक गली में 12 कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। यदि कुत्तों और बिल्लियों का अनुपात दे रखा है आपको, कितना है भाई 3 और 2, यानी जो डॉग हैं और आपका जो बिल्ली हैं उनका अनुपात कितना है 3। ध्यान रखना कुत्ते पहला है तो इसका मतलब इनका अनुपात 3 और इनका अनुपात 2। अगर हम बात करते हैं गली में कुत्ते कितने हैं 12, तो यही 3 रेशियो, आप इसको हमेशा रेशियो में लिखेंगे भाई, यानी ये रेशियो में है। तो इसकी वैल्यू अभी फिक्स नहीं है, लेकिन कुत्ते दे रखे हैं आपको, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ से आप 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ पर 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 4। तो भाई आप इस रेशियो से 1 रेशियो की वैल्यू अगर 4 है तो आप इस 2 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बिल्लियां हैं, तो यानी आपका 2 इंटू आर की वैल्यू 1 आर है 4, तो यहाँ पर आप 4 मल्टीप्लाई 8, यानी बिल्लियां कितनी है इसमें 8 बिल्लियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं आपका 33। इसको आपको सॉल्व करना है भाई, ये बोर्ड मास के द्वारा सॉल्व होगा। बात करते हैं इसका 8 गुणा 6 आपका कितना है 2/3, डिवाइड का साइन है 4/9 और इसको गुणा किया गया है 2/3 से। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान रखना पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये जो 2/3 है, जो पीछे वाली वैल्यू है 4/9, ये आपका उल्टा, यहाँ पर क्या साइन है, ये साइन है डिवाइड का, तो इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जो ये 9 है ये बन जाएगा आपका ऊपर अंश, और जो ये 4 है ये बन जाएगा आपका नीचे हर। इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा। बाकी एज इट इज हम इसको लिखेंगे भाई। ये सबसे पहले इसको आप सॉल्व करिए, ये कट जाएगा आपका भाई कितनी बार 3 बार, क्योंकि ऊपर नीचे काट सकते हैं इनको हम। वैसे आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसलिए कितना आया आपका 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 बचा तो 2, यानी इसको सॉल्व करके कितना आया भाई आपका 3/2 और गुणा आपके पास कितना है आपका 2/3, ये 2/3 है। अब आप इनको क्या कर लीजिए काट लीजिए, ये इससे कट जाएगा 2 बार, सबके बीच में गुणा है, ये आपको ध्यान रखना है, गुणा है तो ये आपस में कट जाते हैं, 3 से 3 भी कट जाएगा। तो कितना बचा 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना होता है भाई 32, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर भाई इनमें से कोई नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन यहाँ पर है क्योंकि 32 इसका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। यानी आपको पता है बेलन क्या होता है भाई, बेलन होता है, आपको ही ध्यान रखना है, बेलन होता है सिलेंडर। अब ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिक फॉर्म है, तो बेलन का आयतन कैसे निकलता है ये ध्यान रखना। इसके नीचे ये क्या होता है इसका, यानी ये एक सर्कल होता है इसका भाई, इसको बोलते हैं, इसके केंद्र से इसके परिधि के बीच की दूरी को इसको त्रिज्या बोलाता है आर। तो इसका आयतन कैसे निकलता है, आयतन का मतलब होता है इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसका आधार और इसको ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई h। तो आयतन क्या होता है कि इसमें भाई कितना पानी आ सकता है, तो इसका मतलब बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका πr² × h। ये πr² क्यों आया, क्योंकि ये एक सर्कल है नीचे इसके बेस में, इसकी भाई इसका एरिया कैसे निकलता है, सर्कल का एरिया πr², और ये इसकी हाइट है, यहाँ तक पानी भर सकता है भाई मैक्सिमम हाइट तक, इसीलिए इसको h मल्टीप्लाई करा। हम बात करते हैं यहाँ पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो भाई आयतन है r पे डिपेंड कर रही है। अब पहले वो अगर उसका भाई बेलन की त्रिज्या दोगुनी, तो पहले इसकी अगर त्रिज्या r है, अब इसके r को भाई दुगना कर दो, यानी कि आपका 2r, पहले r था अब कितना हो गया 2r। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो भाई पहले πr² h था, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई पाई, अब r की जगह आप रख लीजिए भाई 2r, यानी 2r का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी यहाँ पर r² से r, तो यानी एक रेशियो यहाँ पर कितना आएगा r², और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r, यानी ये r से r कट गया 1:4। पहले था 1, अब कितना हो गया 4, तो भाई 4 गुना बढ़ जाएगा इसका आयतन जब हम किसको त्रिज्या को दोगुना करेंगे। तो ऑप्शन है आपका नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 गुना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको सॉल्व करें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 35, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है आपके पास ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका क्या है 10 दिन में मिलकर कर रहे हैं। उसी प्रकार से सी और डी
सी और डी मिलकर उस काम को कितने दिन में, 90 दिन में कर रहे हैं, यानी 90 डेज में उसको फिनिश कर रहे हैं। तो आप इन दोनों का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये होता है टोटल वर्क, जो भी आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो 10 और 90 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 90। ये ध्यान रखना है आपको, 10 शाम 90 कितनी बार गया भागा। ये आता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आपकी कार्य करने की क्षमता, एक दिन में कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, ये उसकी क्षमता कहलाती है। तो यानी 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 90 को तो कितना आएगा भाई, 9, और 90 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यानी जो बी सी डी है इनकी एक दिन की क्षमता 9, इसकी क्षमता भाई कितना, 1। तो टोटल काम कितना है, तो ए बी सी डी एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो यानी 90 काम, टोटल काम 90 करना है। कुल काम कितना है, यानी जो कुल काम है, कुल काम बट्टे ए बी सी डी का एक दिन का काम, ए बी सी प्लस डी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ये दोनों मिलकर एक दिन में वे कितना काम कर रहे हैं, 9, और ये कर रहे हैं 1। तो टोटल काम कितना हो गया दोनों का, चारों का, तो 9 और 1 10, और 10 को आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो ये चारों मिलकर पूरे काम को 9 दिनों में फिनिश कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे भाई, 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, इसका रूट निकलेगा। ये हाफ का मतलब होता है भाई रूट, यानी आपका स्क्वायर रूट। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 25/81, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं भाई, m/n रूल। तो रूट निकलेगा m का और रूट निकलेगा n का, अलग अलग का रूट निकाल लो भाई। m की जगह क्या है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा आपका। उसी प्रकार से आपका 81 का रूट निकलेगा। 25 का रूट 5 और 81 का रूट कितना आता है भाई, 9। ये आपको देखना है 5/9, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको सरल क्वेश्चन भी वहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत, यानी 2/5, ये आपको ध्यान रखना है भाई, 2/5 की बात कर रहा है। क्विंटल मतलब क्यू, क्विंटल चावल की कीमत कितनी है, 180 रुपये। तो आप 1 क्विंटल की निकाल लो यहाँ से। 1 क्विंटल कैसे आएगा, 1 क्विंटल बराबर होगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यानी 180 से ये 5 मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे जाएगा, तो 1 क्विंटल की कीमत निकल के आ जाएगी। यहाँ से कट जाएगा तो कितना बनेगा, 90, और 90 पंजे कितना होता है आपके पास, 450। 1 क्विंटल की कीमत कितनी आई भाई, 450। अब आपको निकालना क्या है, इतने क्विंटल का निकालना है। यानी जो क्विंटल है आपके पास कितना है, 5/6। तो 5/6 क्विंटल का आपका वैल्यू निकालना है। तो 1 क्विंटल कितना है भाई, 450। अगर 1 क्विंटल की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5/6 गुणा आपका 450। इसको काटेंगे भाई 3 से, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितना बचा, 5, 1 तो 15 बन गया, 3 पंजे 15, 150, और 3 से कटेगा 2 बार। फिर 150 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 75, और 75 गुणा 5, 75 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25, और आपका 2 कैरी, 7 पंजे 35 और 2 37, यानी 775 रुपये आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। यानी 5/6 क्विंटल की कीमत कितनी होगी, 375 रुपये। इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ट्रेपीजियम, यानी एक समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं भाई और 4 कोण होते हैं, वो चतुर्भुज कहलाता है। इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है, यानी चतुर्भुज जो होता है। एक ट्रेपीजियम जो होता है भाई, इसमें जो ये होता है ट्रेपीजियम, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की जो फिगर होता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपीजियम बोलेंगे भाई। ये बराबर हो सकता है नहीं, लेकिन 2 जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये पैरेलल होती हैं भाई, यानी समांतर, क्या बोलते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या कहलाता है भाई, ट्रेपीजियम कहलाता है। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल। यानी ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे भाई। हर बिंदु में, अगर हम यहाँ पर बिंदु निकालेंगे, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, वो हर जगह पर समान होगी भाई, इसी को बोला जाता है ट्रेपीजियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है आपके पास कि 9x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर बराबर 625 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इससे आप x की वैल्यू निकालोगे आप पहले। तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5, ये इंटू है 5 स्क्वायर और 625। अब ये आपके मल्टीप्लाई में है, तो आप इनको डिवाइड में ले जाइए भाई इधर,
यानी अगर एक्स स्क्वायर की बात करूं तो कितना आएगा यहाँ से 625 और 5 का स्क्वायर नीचे जाएगा तो यहाँ पर अभी 9 को पहले इसको ले जाइए आप डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में इस तरीके से रहता है तो इक्वेशन किधर जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड जाएगी कि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला साइन उधर जाके डिवाइड बनेगा और आपका डिवाइड वाला साइन उधर जाके क्या बनेगा, गुणा। ये ध्यान रखना है आपको। तो गुणा वाला साइन क्या बनेगा यहाँ से, डिवाइड। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये है 25 का स्क्वायर है भाई, ये 25 गुणा 25 करोगे तो कितना 625, यानी आपके पास यहाँ पर कितना आया 25। अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 9 है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस 9 को भी क्या ले जाएंगे इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है तो ये इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा भाई, ये 9 बनेगा। तो यहाँ से ये 9 भी कट चुका है। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप दोनों तरफ क्या लेंगे भाई, स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा यानी x बचेगा। x बचेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 9 का भाई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई 5/3। x की वैल्यू अगर 5/3 आ चुकी है तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर रखिए, यानी 3x। x की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है आपको 5/3, तो 3 गुणा आप 5/3 और प्लस 5 करोगे। अब देखो ये आपके मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और 5 गुणा 1 5 और प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भाई इसको सॉल्व किया आता है अलजेब्रिक वैल्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपका, रवीना ने 1500 रुपए प्रति घड़ी की दर से भाई कितनी घड़ियां खरीदी, 20 घड़ियां खरीदी। उसने जो है प्रति घड़ी किस दर से उसको बेचना चाहिए, उसे प्रति घड़ी किस दर से बेचना चाहिए कि ताकि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो उसने कितनी घड़ियां खरीदी भाई, 20 घड़ियां। तो एक घड़ी का मूल्य, प्रति घड़ी का मतलब एक घड़ी का मूल्य कितना है 1500 रुपए और उसने 20 घड़ियां खरीदी हैं, तो 20 घड़ी। तो ध्यान रखना एक घड़ी अगर ये है तो 20 घड़ी कितनी की होंगी, यानी आपका 1500 गुणा 20 आप कर दोगे, टोटल कितना हो जाएगा भाई, सीपी कितना आया यहाँ पर, क्रय मूल्य कितना, कितने खरीद के लाई वो 15 दूनी 30 और आपके पास 3 जीरो ये बन जाएंगे, यानी 30,000 रुपए का उसने भाई क्या आएगा आपका क्रय मूल्य इतना आया। अब वो कह रहा है कि इस पे आपको 20% का लाभ, 20% मतलब इस पे 20% का लाभ निकाल लो भाई, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, यानी कितने का उसको बेचेगी वो, 20% का लाभ निकालोगे तो भाई कितना आएगा 1/5, काट दीजिए इसको, 5 एकम 5। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आएगा 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगी वो, यानी वो कितने का बेचेगी उसको, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसा आएगा, ये तो खरीद के लाई है 30,000 प्लस 6 एक्स्ट्रा, यही तो है, यानी 36,000 रुपए का उसको बेचेगी भाई उसको विक्रय मूल्य। और कितनी घड़ियां बेचेगी आप, वो टोटल घड़ियां हैं आपकी 20, तो 20 से डिवाइड कर दो क्योंकि 20 खरीद के लाई 20 तो बेचेगी, तो ये आपका आ जाएगा प्रति घड़ी का विक्रय मूल्य। यहाँ से काट दीजिए इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको 18, यानी एक घड़ी का मूल्य कितना आया 1800 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपके पास 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण। अब आपको एक ऐसा त्रिभुज दे दिया है इसने जिसमें आपके पास क्या हो कि इनके बीच का कोण निकालने के लिए कह दिया। इस तरीके से भाई क्वेश्चन होगा। ये एक कोण मिला है आपको 45 डिग्री का और दो आपके पास यानी 4 सेंटीमीटर और एक आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर का, ये है 4 और 5 सेंटीमीटर का। तो भाई क्या होता है, कैसे निकलता है क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का जब आपके पास एक कोण भी दिया गया हो। तो ये होता है आपके पास, किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई इसको, हाफ भाई पहली भुजा यानी जो आपके पास भुजा की लेंथ है, यानी पहली भुजा यानी भुजा की अगर हम मान लें A1 की लेंथ गुणा B1 और आपका दूसरी भुजा की लेंथ है ये, और साइन थीटा निकलता है भाई, साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा निकलता है। और साइन थीटा मतलब डिग्री, साइन थीटा दे रखा है आपको 45 डिग्री। इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। तो हाफ गुणा A1 पहली लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर गुणा B1 कितना है 5 सेंटीमीटर और आपका साइन कितने का निकलेगा वैल्यू 45, साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा आपके पास कितना है भाई 45, 40 नहीं 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है अगर आपको याद होगा 1/2। कल हमने डिस्कस किया था साइन 45 कितना था 1/√2, यानी यहां से आपका कितना आ जाएगा 2 गुणा 4 भाई 5 और 1/2 √2। यहां से आप 2 से 2 काट देंगे तो ऊपर कितना आएगा √2।
अब ये √2 को हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, √2 इंटू √2, क्योंकि नीचे आपका रूट नहीं रहना चाहिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम दो पार्ट में लिख देंगे भाई यहाँ पर। यानी आपका ये जो वैल्यू हुई √2 इंटू √2 और 5 इंटू 1/√2, इससे क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा एक रूट से। तो यहाँ पर √5 √2, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे 1 है तो 5 रूट, ऑप्शन नंबर भाई बी, ये इसका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे भाई, यानी ये रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, एक रूट बनता है भाई 2, इसीलिए √2 इंटू √2 यहाँ लिखा गया भाई इनकी जगह, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 और 108 से वो क्या हो जाए, पूर्ण भाजक बन जाए। एक आपको संख्या फाइंड करनी है, मान लीजिए वो x है, इसमें 6 जोड़ने पर क्या बन जाए भाई, 27, 36, इनका निकलेगा भाई एलसीएम, यानी लॉ निकलेगा किसका, 27 का, आपका 36 का और आपका 63 का, तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। और 108, ये संख्याओं का लॉ निकालिए और यहाँ से इसको माइनस कर दो। तो लॉ कैसे निकलता भाई, एलसीएम, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपका एलसीएम की क्लास पढ़ा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें भाई, कैसे निकलेगा। तो बात करते हैं भाई, ये किसका आपका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है आपका 9 का, यानी ये है 9 गुणा करेंगे तो 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी 12 नंबर 108। ये इसका मल्टीपल बात करेंगे तो भाई 9 गुणा 7, 9 से 63, इसको भाई फैक्टराइज करेंगे तो 9 गुणा 6, 9 चौके 36, उसी प्रकार से 9 3 27। अब देखो 9 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप सबसे बड़ी को क्या मानेंगे, एलसीएम आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ से। तो 9 गुणा, यहाँ पर आप 12 को फैक्टराइज कर लिए, 4 गुणा 3। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 4 पहले वाले में 3 है, इसके अंदर सबसे बड़े फैक्टर के अंदर है, फिर आप 4 यहाँ पर भी है, तो यानी 4 ये भी होगा, लेकिन 7 नहीं है तो एक 7 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 9 सत्ते भाई 9 चौके 36, 3 108 और गुणा 7, 108 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 और 7 756 बनेगा भाई, 756। यानी इन सबको सॉल्व करके कितना आया, 756, इनका एलसीएम कितना आया, 756, यानी x प्लस 6 और यहाँ इनका एलसीएम कितना है भाई, 756। आप x निकालना है, वो संख्या निकालनी है, ये क्या माना हमने, वो संख्या मानी थी, लेट करा था हमने इसको, ये ध्यान रखना है। तो ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 756 माइनस 6, ये प्लस का इधर माइनस, तो 750, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भाई देखने मिलेंगे आपको साइन थीटा बेस्ड क्वेश्चन। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे भाई, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, आपको देखना है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, हर का प्रमेयीकरण, जो हर में है वही आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका विपरीत साइन आपको लेना है। जो यहाँ पर हर में है इसका प्रमेयीकरण मतलब इसका उल्टा साइन, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, अंश में ये रूट है पूरा, और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टी, ये आपको ध्यान रखना है। अब भाई जब ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सेम चीज है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी रूट के अंदर क्या बनेगा भाई आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 बार है तो 2 बार स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का भाई क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना। और आपका 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई, साइन थीटा के अंदर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे भाई पूरे की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस में चेंज हो गया भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन थीटा भी क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, तो इसको आप खोल लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट खोल लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, और एक तो ऐसे रहेगा तो एक ऐसे, ये बन जाएगा भाई पूरा खोल के भाई। तो रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, और बट्टे में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ध्यान रखना है। इनके नीचे इसको लिखिए, फिर इसके नीचे, इस पूरे के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं हम।
ये ध्यान रखना है आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको अगर हम बात करते हैं यहाँ से इसके नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो क्या बनता है भाई सेक, साइन अपॉन कॉस तो आपका टेन स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह कम है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पर 2 है तो 2 आगे आएगा और साइन अपॉन कॉस, एक बार साइन अपॉन कॉस क्या होता है, दो कॉस है यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और आपका एक कॉस और बचाओ अपॉन में तो 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस आपका बनता है सेक। तो इस तरीके से भाई इसको हम फाइंड करेंगे तो सेक थीटा बनेगा, यहाँ क्या बनेगा आपका सेक थीटा। तो यहाँ से आपका क्या सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ये रूट के अंदर किसका फॉर्मूला बन गया भाई सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का थीटे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखो 2 सेक टेन थीटा और आपका सेक थीटा, ये सेक थीटा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बना आपका सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रूट से ये रूट कट जाएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे भाई हम, तो आपका प्लस का बनेगा भाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ये टाइम वेस्ट क्वेश्चन है, आपका 44वां क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति, एमडीएस का फॉर्मूला आपको करा रखा है अपॉन डब्लू इस तरीके से प्लस M2 D2 H2 अपॉन W2। तो भाई यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, मैन है 10, ये M1 D1 H1 है W1 है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ व्यक्ति है कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति 20 दिन में। उसी प्रकार से बराबर का साइन आएगा, इधर कितने व्यक्ति हैं आपके 20 व्यक्ति है, उसी काम को, काम एक ही है कितने दिन में, दिन पूछ रहा है तो D2। बस यहाँ से आप क्या कर लीजिए 20 को काट लीजिए तो भाई D2 यानी कितने दिन में फिनिश करेंगे, यहाँ बचा 10 तो यानी आपका 10 दिन में वो काम को फिनिश कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 12 परीक्षणों का औसत, ये एवरेज का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 12 का अगर एवरेज दे रखा है 35 तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, एक का एवरेज देता है, एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, यानी एक का एवरेज होगा ये, तो 12 गुणा 35 कर दीजिए तो टोटल उसकी संख्या आ जाएगी 12 पंजे 60 जीरो, उसी प्रकार से 12 या 36 और 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 42, यानी इनका सम कितना आया परीक्षणों का 420। उसी प्रकार से 10 परीक्षणों का कितना दे रखा है एवरेज 24 है, ये अलग है, तो भाई 10 टोटल का एवरेज कितना आएगा आपका आएगा 240। आप इनको जोड़ लीजिए भाई, टोटल कितना बन जाएगा, कितने परीक्षण हो जाएंगे 22 परीक्षण और इनका सम कितना आया 0 6 और आपका 6, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, कुल औसत क्या निकलता है कुल संख्याओं का योग, यानी जो संख्याओं का योग है बट्टे कुल संख्याएं, ये आपका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। तो कुल संख्याओं का योग कितना है, योग है आपके पास 660 बट्टे कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं हैं आपके पास 22 या 22 परीक्षण है तो 22 तियां, यानी इसका जो नया परीक्षण बनेगा भाई 30, ऑप्शन नंबर। इस तरीके से आपके ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई। ये आपके 15 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे भाई, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर रहा है ये 15 से अगला टर्म क्या बन रहा है आपका 17 से 15, फिर 15 से 13, फिर 13 से आपका 11, 11 से 9, तो -2 आपको दिख रहा है यहाँ भाई, हर पद में आपका -2 चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे -2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 7, यानी अगला पद होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका भाई है एनोलॉजी बेस्ड, यानी सादृश्यता पर आधारित है। जिस प्रकार से ट्रक का संबंध ट्रक चालक से, यानी ट्रक चलाने वाले को ट्रक चालक कहते हैं, तो रेल चलाने वाले को भाई क्या कहते हैं, रेल चलाने वाले को बोलते हैं भाई पायलट, मत कर देना ये जहाज होता है लोको पायलट, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको भाई श्रृंखला फाइंड आउट करनी है, ए से क्या बन रहा है बी, यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन है भाई, ए सी ई और जी, फिर आपका बन रहा है बी, आपका डी, फिर आपका एफ और एच, ये 4 लेटर का सीक्वेंस है। ए से बी बन रहा है तो +1, उसी प्रकार से आपका सी से डी +1, फिर ई से आपका एफ +1, फिर आपका जी से एच, ये आपके पास जी है G7 और H8 तो +1, तो +1 चल रहा है। वैसे ही आपका कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें आप देख लीजिए भाई कितना हो रहा है यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जे से क्या होता है, जे होता है 10 पे
10 से Q बन रहा है 17, ये 17 यानी 7 का प्लस हो रहा है। तो अगले लेटर में क्या होगा भाई, प्लस का 7 कर दो यहाँ। तो B आपका कितना होता है 2 पर, और 7 करोगे B में 7 तो 9, 9 से कौन शुरू होता है I, ऑप्शन नंबर सी, यानी I आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 7 और जुड़ेगा 7, यानी यहाँ पर 8, ये 4 पे होता है D4, और 4 में आप 7 जोड़ो भाई कितना आएगा 11, दूसरा लेटर 11, 11 मतलब K, देखो 11 K मिल रहा है। उसी प्रकार से F6 और 7 में 6 जोड़ो भाई कितना 13, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा M, और H में भाई जोड़ो 7, H8, 8 और 7 15, 15 पे होता है वो O। इस तरीके से ये चलेगा। और अगले बार क्या चलेगा आपका 1, तो यानी देखो ये I से J 10 बन रहा है, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 49 क्वेश्चन है आपके पास, E B की बहन है, यानी आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन भाई, E क्या है B की बहन है, यानी B की बहन है कौन है E, तो इस पे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, और सेम एज ग्रुप के हैं तो यहाँ पर आप डैश लगाओ। A C का पिता है, यानी जो A है वो C का पिता है, यानी आपका फादर है किसका C का। B C का पुत्र है, जो B है वो क्या है C का पुत्र है, यानी भाई इसका पुत्र कौन है B है, C का पुत्र B है। तो इस तरीके से इनको अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ से आपके पास इसका भाई ये C है, यहाँ से ये A है, यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो कह रहा है कि A का E से संबंध, कहाँ से E से A का, E से A का संबंध, तो ये है सेम एज ग्रुप के, तो ये इसके फादर हैं माता हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन ये इसके क्या है पिताजी हैं। तो यानी पिताजी के पिताजी क्या हुए आपके, ये हुए आपके दादा, यानी आपको ध्यान रखना है दादा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ये डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 50वां क्वेश्चन। रोहन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है रोहन, कहाँ चल रहा है, यहाँ पर है ये 10 मीटर पूर्व में चला। तो मान लीजिए भाई यहाँ पर रोहन है, थोड़ा सा यहाँ इसको कर लीजिए, पूर्व में जा रहा है। पूर्व ये होता है भाई पूर्व दिशा, इधर को होता है भाई पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ध्यान रखना है। तो कितना गया ये 10 मीटर पूर्व में चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये उत्तर दिशा की ओर मुड़ा, उत्तर मतलब होता है भाई ऊपर की ओर, ये इसका उत्तर है। कितना चला 20 मीटर, थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर आएगा तो 20 मीटर ये चला। नेक्स्ट ये कह रहा है आपके फिर दाएं, अब इसका मुंह इधर को है तो दायां ये होता है भाई इसका दायां इधर को, ये आपको ध्यान रखना, ये है इसका दायां। कितना गया 10 मीटर। अब कह रहा है रोहन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये इसका डिस्टेंस था, तो ये इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो अगर बात करें ये पूर्व था और ये उत्तर है, तो इसके मध्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई, पूर्व और उत्तर के बीच में, तो उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आज के ये आपके क्या थे 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, प्लस जो है इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें भाई कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़े, जीके सरकारी जो टेलीग्राम ग्रुप है इसकी PDF आपको वहाँ पर मिलेगी भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में इसको हम इसमें पिन कर देंगे, जिससे आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो इस पर जरूर जुड़ें, इसकी आपको PDF वहाँ पर मिलेगी, जिससे आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।